हेलो क्लास। तो प्रीवियस क्लास में हम रेडॉक्स थ्योरी के बारे में बात कर रहे थे, रेडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में बात कर रहे थे। थ्योरी वगैरह हमने प्रिंसिपल वगैरह काफ़ी कुछ हमने शॉर्ट में तरीके से समझा था। आज हम इसको समझने के थोड़ा एक एनहांस्ड वे में जाएंगे और कोशिश करेंगे थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड ना ले चल के थोड़ा सा एग्जांपल वाइज समझने की कोशिश करेंगे। तो रेडॉक्स टाइट्रेशन की थ्योरी को समझने से पहले सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। कौन सा कॉन्सेप्ट? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। तो बेसिक थ्योरी जो है रेडॉक्स टाइट्रेशन की वो ये कहती है, रेडॉक्स टाइट्रेशन का जो आधार है कि एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन और दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन एक साथ होना। ठीक है, एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन और दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन एक साथ होना। किसी भी रेडॉक्स टाइट्रेशन में दो एजेंट्स होते हैं, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मैंने आपको प्रीवियस क्लास में समझाया था, बट इस क्लास में मैं बता दे रहा हूँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए कि कोई रिएक्शन है, ठीक है, कोई रिएक्शन, बेसिकली चलो मैं रिएक्शन के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए कोई रिएक्शन है। अब रिएक्शन में हमने ले लिया यहाँ पे जिंक Zn प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4। ठीक है, और रिएक्शन में क्या हो रहा है? जिंक सल्फेट ZnSO4 और कॉपर निकल जा रहा है। तो इस रिएक्शन में हमने देखा जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है ना। जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ मतलब कैसे हुआ? जिंक के लिए क्या हुआ है यहाँ पे? जिंक कुछ इस तरीके से, जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया। ठीक है, जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, इसीलिए जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ। जिंक रिड्यूसिंग एजेंट के तरीके से काम करेगा। ठीक है, अब दूसरा जो यहाँ पे आप देख रहे हो, कॉपर आयन का रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, कॉपर आयन का यहाँ पे क्या होगा? रिडक्शन होगा। अब इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉपर Cu2 प्लस हमारे पास ये था, प्लस यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंड रिएक्शन के तौर पे यहाँ पे क्या हुआ? हाँ, कॉपर, ये जो यहाँ पे था ये ऐसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो रहा है कॉपर आयंस ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, इसलिए कॉपर का रिडक्शन हुआ। कॉपर आयन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरीके से काम करेगा। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ। ठीक है, जिंक ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन दिया और कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लिया। ठीक है, तो इसी को हम रेडॉक्स रिएक्शन का एक बेस मानते हैं। यही रेडॉक्स रिएक्शन का एक बेस है। तो रेडॉक्स टाइट्रेशन की जो थ्योरी है, रेडॉक्स टाइट्रेशन में हम इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र प्रिंसिपल का यूज़ करके किसी अननोन सब्सटेंस की जो मात्रा है इसको डिटरमाइन करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक अननोन रिड्यूसिंग एजेंट है और एक स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को धीरे धीरे ऐड करते हैं। ठीक है, एक पॉइंट पे क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूरी तरीके से रिड्यूस हो जाएगा। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस पॉइंट। याद रखिएगा, एक टाइम पे रिड्यूसिंग एजेंट पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज हो जाता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूरी तरीके से रिड्यूस हो जाता है। इसी पॉइंट को हम इक्विवेलेंस पॉइंट कहते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन बैलेंस की जो थ्योरी है, रेडॉक्स टाइट्रेशन में रिएक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन बैलेंस के हिसाब से होती है। एक अगला एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन बैलेंस के जो है, सपोज दैट कि Fe2 प्लस और क्या करेंगे हम यहाँ पे? पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 की जो है यहाँ पे हम रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, अब रिएक्शन करा रहे हैं किसमें? सबसे पहले हमने मीडियम जो सिलेक्ट किया वो था एसिडिक, वो ले रहे हम एसिडिक मीडियम में। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या होगा? ये जो है यही Fe, ठीक है,
Fe2+, ठीक, ये रिएक्शन होगी। और जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या होगा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में MnO4- प्लस 8 हाइड्रोजन आयन प्लस 5 इलेक्ट्रॉन रिएक्ट होकर के Mn2+ प्लस 4H2O, ठीक है, प्लस 4H2O, ठीक है। तो आपने देखा पोटेशियम परमैग्नेट को 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चाहिए, ठीक है, कि MnO4 को 5 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, इसीलिए यहाँ पे 5Fe2+ MnO4- प्लस 8 हाइड्रोजन आयन, ठीक है, रिएक्ट विद 5Fe3+ प्लस Mn2 आयन प्लस 4H2O, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप देख रहे हो 5 जो फेरस आयन ने 5 इलेक्ट्रॉन दिए और MnO4 ने 5 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया। यही इलेक्ट्रॉन बैलेंस रेडॉक्स टाइट्रेशन की थ्योरी है, ठीक है। तो रेडॉक्स पोटेंशियल थ्योरी क्या कहती है, हर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, ठीक है, हर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की इलेक्ट्रॉन लेने या देने की जो टेंडेंसी है ये अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन लेने और देने की जो टेंडेंसी अलग होती है, इसी को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल या रेडॉक्स पोटेंशियल कहते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताई थी। हाई रिडक्शन पोटेंशियल वाला सब्सटेंस आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इसको हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। और लो रिडक्शन पोटेंशियल वाला सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसको हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो खैर, तो यही हमारी थ्योरी है। अभी आगे हम कह रहे हैं इसमें ज़रूरत क्या है हमें इसकी, ठीक है, ठीक है, नीड क्या है रेडॉक्स टाइट्रेशन की। देखो, रेडॉक्स टाइट्रेशन की जो ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए, सबसे पहले यही है क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए, किसी सब्सटेंस की एग्जैक्ट जो मात्रा है इसको डिटरमाइन करने के लिए। एग्जांपल, आयरन कंटेंट फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में देखना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। इसके अलावा ड्रग एसेज में, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स में एक्टिव इंग्रेडिएंट की मात्रा को चेक करने के लिए, जैसे कि विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड के एस्टिमेशन के लिए, आयोडीन कंटेनिंग प्रिपरेशंस के लिए, एंड प्योरिटी टेस्टिंग के लिए, रॉ मटेरियल्स और फाइनल प्रोडक्ट की प्योरिटी चेक करने के लिए। इसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस की डिटेक्शन, किसी सब्सटेंस में ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में बैच टू बैच क्वालिटी मेंटेन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, वाटर एनालिसिस में और बहुत सारी चीज़ों में। अब इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन के, रेडॉक्स टाइट्रेशन के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, पहला अननोन कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन करना, किसी भी अननोन सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट करना। एग्जांपल, अननोन फेरस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन, एंड अमाउंट ऑफ एक्टिव ड्रग डिटरमाइन करना, कि ड्रग फॉर्मुलेशन में एक्टिव इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी पता करना, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा ड्रग फॉर्मुलेशन में एक्टिव इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी का पता करना, टैबलेट में रिड्यूसिंग एजेंट की मात्रा कितनी है, प्योरिटी चेक करना, केमिकल या फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस की प्योरिटी को डिटरमाइन करना, सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट को डिटरमाइन करना है, एस्टिमेट मेटल आयन प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग स्टेट्स, to analyze pharmaceutical substances, to standardize oxidizing and reducing solutions,
टू परफॉर्म क्वालिटी कंट्रोल ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। इसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स के बीच में रिएक्शन रेशियो पता करना, ये सारी चीज़ें। अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन आइडियल रिडॉक्स टाइट्रेशन। एक आइडियल रिडॉक्स टाइट्रेशन में कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले हाई स्टेबिलिटी, ठीक है, कि टाइट्रेंट स्टेबल होना चाहिए एंड मतलब जल्दी डिकम्पोज ना हो, लंबे समय तक कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रहे। दूसरा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन शुड बी रैपिड, रिएक्शन शुड प्रोसीड कम्प्लीटली, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें पता होनी चाहिए। रिएक्शन शुड बी हैव फिक्स्ड स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो, रिएक्शन शुड साइड रिएक्शन शुड नॉट अकर, ठीक है। और टाइट्रेट में सफिशिएंट रिएक्शन पावर होनी चाहिए ताकि रिएक्शन रैपिड और कंप्लीट, मैंने अभी बताया। रिएक्शन जल्दी कंप्लीट होनी चाहिए। स्लो रिएक्शन से क्या होता है, एंड पॉइंट डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड इजी डिटेक्शन ऑफ एंड पॉइंट आसानी से पता चलना चाहिए। एग्जांपल कि MnO4 खुद इंडिकेटर के तरीके से काम करता है। एंड हाई प्योरिटी, टाइट्रेंट प्योर होना चाहिए ताकि एक्यूरेट रिजल्ट मिले। टाइट्रेंट आसानी से सॉल्यूशन बना सके, ये सारी चीज़ें। अभी नेक्स्ट है कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड एज टाइट्रेंट्स। सबसे पहले इसमें आता है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, ठीक है। ये जो परमैंगनेट टाइट्रेंट हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। इनका कलर पर्पल होता है, सेल्फ इंडिकेटर होते हैं, और परमैग्नोमेट्री में यूज़ होते हैं। एसिडिक मीडियम की ज़रूरत होती है इनको। यूजुअली एसिडिक मीडियम कौन सा होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, H2SO4। एंड रिएक्शन के तौर पे जैसे कि MnO4 माइनस रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन आयन प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, तो Mn2 प्लस 4H2 हमें मिलेगा। तो फेरस सॉल्ट्स के एस्टिमेशन के लिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के एस्टिमेशन के लिए, एंड ऑक्सैलिक एसिड एस्टिमेशन के लिए, इन सारी चीज़ों में। उसके अलावा है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ये भी है, बहुत स्टेबल कंपाउंड है ये, एंड प्राइमरी स्टैंडर्ड के रूप में इसका यूज़ करते हैं। तो डाइक्रोमेट्री में इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आयरन एस्टिमेशन में या रिड्यूसिंग एजेंट के एनालिसिस में इसका यूज़ करेंगे। तीसरा है सेरिक अमोनियम सल्फेट, ठीक है, Ce4+। तो सेरिक अमोनियम सल्फेट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सेरिक जो Ce4+ से Ce3+ में रिड्यूस होता है। ये रिएक्शन के तौर पे, चलो रिएक्शन आगे देखेंगे, ये भी आयरन एस्टिमेशन में और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एनालिसिस में इसका यूज़ करेंगे। एंड चौथा है आयोडीन, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिएक्शन के तौर पे आयोडीन I2+2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 आयोडीन हो जाएंगे, आयोडीन के 2 कंपाउंड मिलेंगे यहाँ पे। सो रिड्यूसिंग एजेंट्स की एस्टिमेशन जो है इसमें काम आएगा, विटामिन C एस्टिमेशन वगैरह में। तो कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट्स जिनको यूज़ करते हैं एज अ टाइट्रेंट्स, ठीक है, इसमें आता है सोडियम थायोसल्फेट, सबसे कॉमन रिड्यूसिंग टाइट्रेंट है, ठीक है। आयोडीन एस्टिमेशन के लिए आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन वगैरह में यूज़ करेगा। दूसरा है फेरस सल्फेट या फेरस अमोनियम सल्फेट कह लो। तो फेरस अमोनियम सल्फेट बेसिकली स्टेबल रिड्यूसिंग एजेंट आयरन एस्टिमेशन में यूज़ होगा, और फेरस सल्फेट भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एस्टिमेशन में काम आएगा। इसके अलावा सोडियम ऑक्सलेट या ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, ये भी पोटेशियम परमैंगनेट स्टैंडर्डाइजेशन में इसका यूज़ करेंगे। तो ओवरऑल ये कंपाउंड्स डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग द टाइट्रेशन। अभी जो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन। टाइप्स ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन में परमैंगनेट टाइट्रेशन, इसका प्रिंसिपल क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, एप्लीकेशंस क्या होंगी। ऐसे ही डाइक्रोमेट टाइट्रेशन, इसका प्रिंसिपल, कैरेक्टरिस्टिक्स, एप्लीकेशन सेम तरीके से। आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन या आयोडीमेट्री, एंड इसके बाद
आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, आयोडी आयोडो अलग अलग है, ठीक है, इनके बारे में, इनका एंड पॉइंट और इनके एप्लीकेशंस। फिर सेरीमेट्रिक टाइट्रेशन एंड इंडिकेटर्स जो यूज़ करेंगे रिडॉक्स टाइट्रेशन में, उसके बारे में, अपरेटस क्या रिक्वायर होगा, जनरल प्रोसीजर क्या होगा, एडवांटेजेस क्या होंगे रिडॉक्स टाइट्रेशन के, लिमिटेशंस क्या होंगी एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस क्या होंगी, इन चीज़ों को हम इसमें समझेंगे। तो सबसे पहले रिडॉक्स टाइट्रेशन को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट यूज्ड एज अ टाइट्रेंट। तो मेन टाइप्स में हमारा परमैग्नेट टाइट्रेशन मैंने आपको बताया, परमैग्नोमेट्री। दूसरा है डाइक्रोमेट टाइट्रेशन, डाइक्रोमेट्री, आयोडीमेट्री, आयोडोमेट्री एंड सेरीमेट्री टाइट्रेशन। तो फर्स्टली हम बात करेंगे परमैग्नेट टाइट्रेशन या परमैग्नोमेट्री के बारे में। देखो, इस टाइट्रेशन में पोटेशियम परमैग्नेट को टाइट्रेंट के रूप में यूज़ किया जाता है, ठीक है। पोटेशियम परमैग्नेट क्या है, KMnO4, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मैंने अभी आपको बताया। ये एसिडिक मीडियम में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। सो परमैग्नोमेट्री uses potassium permanganate as the oxidizing agent in acidic medium, and potassium permanganate oxidizes the analyte while itself being reduced from uh, Mn7 plus to Mn2 plus, ठीक है। तो कह सकते हैं कि पोटेशियम परमैग्नेट एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मैंने बताया एसिडिक मीडियम में ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें, इसका प्रिंसिपल ये है कि पोटेशियम परमैग्नेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से काम करता है और रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। एसिडिक मीडियम में पोटेशियम परमैग्नेट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और Mn2 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, यही आपने देखा, ठीक है। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि पोटेशियम परमैग्नेट एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सेल्फ इंडिकेटर है, मतलब अलग अलग इंडिकेटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका कलर अगर पोटेशियम परमैग्नेट है तो पर्पल रहेगा, और अगर Mn2 प्लस में फॉर्म में रहेगा तो ये कलरलेस रहेगा, ठीक है। तो एंड पॉइंट पर हल्का परमानेंट पिंक कलर दिखाई देता है। तो एसिडिक मीडियम सल्फ्यूरिक एसिड रिक्वायर्ड होता है और रिएक्शन रैपिड होती है। तो इसके एप्लीकेशंस क्या होंगे, फेरस सल्फेट या जो फेरस सॉल्ट्स हैं, ठीक है, इनके एस्टिमेशन के लिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के एस्टिमेशन के लिए, ऑक्सैलिक एसिड और कैल्शियम एस्टिमेशन के लिए, एंड फार्मास्यूटिकल रिड्यूसिंग एजेंट्स की एस्से वगैरह में ये काम आएगा। दूसरा हमारा क्या है, डाइक्रोमेट टाइट्रेशन, ठीक है। इस टाइट्रेशन में पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। प्रिंसिपल क्या है इसका, पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में रिडक्शन अंडरगो करता है, तो ये बेसिकली रिड्यूसिंग सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस है, मतलब इसकी एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन बनाई जा सकती है, ठीक है। और पोटेशियम परमैग्नेट की तरह एक सेल्फ इंडिकेटर ये नहीं है, तो एक्सटर्नल या फिर इंटरनल इंडिकेटर यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। तो कॉमन इंडिकेटर्स यहाँ पे कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें तो खैर नहीं है, जैसे कि डाइफेनालामीन या एनफिनाइल एंथ्रेनलिक एसिड या एसिडिक मीडियम रिक्वायर्ड होगा कोई भी, ठीक है। एंड एप्लीकेशंस के तौर पे आयरन एस्टिमेशन में, रिड्यूसिंग एजेंट्स के एनालिसिस में, एंड फार्मास्यूटिकल केमिकल की एसेस वगैरह में भी ये काम आएगा, ठीक है। तीसरा है आयोडीमेट्री टाइट्रेशन या आयोडीमेट्री। आयोडीमेट्री में जो आयोडीन सॉल्यूशंस हैं, मतलब I2, इसको डायरेक्टली टाइट्रेंट की तरीके से यूज़ किया जाता है। बेसिकली ये एक रिडॉक्स टाइट्रेशन है। तो आयोडीन का अगर हम प्रिंसिपल की बात करें, आयोडीन क्या है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये रिड्यूसिंग सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। रिएक्शंस क्या हैं, I2 के साथ में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो 2 आयोडीन मिलेंगे आपको। एग्जांपल के तौर पे विटामिन C एस्टिमेशन के लिए काम करेगा। एस्कॉर्बिक एसिड के साथ में अगर हम इसका आयोडीन रिएक्ट कराएंगे तो डाईहाइड्रोस्कॉर्बिक एसिड प्लस एक आयोडीन का कंपाउंड हमें मिलेगा। तो इसकी जो इंडिकेटर है, स्टार्च इंडिकेटर यूज़ करेंगे इसमें हम,
ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि आयोडीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डायरेक्ट टाइट्रेशन मेथड है, और इंडिकेटर में स्टार्च इंडिकेटर, एंड पॉइंट में ब्लू कलर अपीयरेंस हमें देखने को मिलेगा। ठीक है। और एंड पॉइंट की बात करें कि जब पूरा रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्ट कर लेता है तो एक्सेस आयोडीन स्टार्च के साथ में रिएक्ट करके एक ब्लू कलर हमें यहाँ पे देता है, परमानेंट ब्लू कलर। ठीक है। तो इसके एप्लीकेशंस क्या हैं? विटामिन सी एप्लीकेशन एस्टिमेशन, सल्फेट एस्टिमेशन, आर्सेनाइट एस्टिमेशन एंड ड्रग रिड्यूसिंग ड्रग एनालिसिस वगैरह में इसका यहाँ पे यूज़ होता है। इसके अलावा जो फोर्थ वन है वो विच इज़ आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है। इससे पहले आयोडी था, ये आयोडो है। तो आयोडोमेट्री में आयोडीन को डायरेक्टली टाइट्रेंट के तरीके से यूज़ नहीं करते। इसमें क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहले आयोडीन आयन से आयोडीन लिबरेट करता है, फिर रिलीज्ड आयोडीन को सोडियम थायोसल्फेट से टाइट्रेट करते हैं। ठीक है। तो खैर इसका जो प्रिंसिपल यही है, आयोडोमेट्री इज एन इनडायरेक्ट रिडॉक्स टाइट्रेशन। द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज liberates iodine from potassium iodide, and liberated iodine is titrated with standard sodium thiosulfate। ठीक है। तो रिलीज्ड आयोडीन को सोडियम थायोसल्फेट से टाइट्रेट करेंगे। और ओवरऑल इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये एक पहली चीज़ तो इनडायरेक्ट मेथड है। ठीक है। ये आप रिएक्शंस देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये इनडायरेक्ट मेथड है, सोडियम थायोसल्फेट टाइट्रेंट यूज़ होता है। ठीक है। स्टार्च इंडिकेटर यूज़ होगा, एंड पॉइंट ब्लू कलर की डिसअपियरेंस में दिखेगा। ठीक है। एंड इसका जो एंड पॉइंट बेसिकली इनिशियली आयोडीन प्लस स्टार्च ब्लू कलर देंगे, सोडियम थायोसल्फेट ऐड करने पर आयोडीन खत्म होता है, ब्लू कलर डिसअपियर हो जाता है। तो एप्लीकेशंस क्या हैं? कॉपर एस्टिमेशन में, क्लोरीन एस्टिमेशन में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के एस्टिमेशन में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एनालिसिस में। तो इस तरीके से आयोडीमेट्री और आयोडोमेट्री में दोनों में डिफरेंस बता दूं। आयोडीमेट्री डायरेक्ट मेथड है, आयोडोमेट्री इनडायरेक्ट मेथड है। आयोडीमेट्री में आयोडीन टाइट्रेंट होता है और आयोडोमेट्री में सोडियम थायोसल्फेट टाइट्रेंट होता है। आयोडीमेट्री में रिड्यूसिंग एजेंट एस्टिमेट करते हैं और उधर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एस्टिमेट करते हैं आयोडोमेट्री में। आयोडीमेट्री में एंड पॉइंट ब्लू कलर अपीयरेंस होता है, बट आयोडोमेट्री में ब्लू कलर डिसअपीयरेंस, मतलब ये गायब होता हुआ दिखेगा। ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट सेरीमेट्रिक टाइट्रेशन। देखो सेरीमेट्री यूजेस सेरिक अमोनियम सल्फेट एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस टाइट्रेशन में सेरिक अमोनियम सल्फेट को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। प्रिंसिपल क्या है कि ये जो सीरियम है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके सीरियम में कन्वर्ट होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि रिएक्शन के तौर पे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे जैसे Ce4 प्लस ठीक है, ये रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? सीरियम। ठीक है। तो ये रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करता है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिडिक मीडियम रिक्वायर्ड होता है, और रिएक्शन रैपिड और एक्यूरेट होती है, इंडिकेटर्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे जो इंडिकेटर हैं, जैसे कि इंडिकेटर के तौर पे क्या आएगा यहाँ पे? फेरोइन, हाँ फेरोइन इंडिकेटर। ठीक है। इंडिकेटर में यहाँ पे फेरोइन इंडिकेटर या फिर डाइफेनिलामीन इंडिकेटर ये यूज़ होंगे। एप्लीकेशंस में आयरन एस्टिमेशन में, ऑक्सैलिक एसिड के एस्टिमेशन में, एंड फार्मास्यूटिकल रिड्यूसिंग एजेंट्स के एसेज वगैरह में इसका यूज़ होगा। ठीक है। तो इंडिकेटर्स कौन से यूज़ होंगे? सेल्फ इंडिकेटर में अभी हमने बात किया, पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर खुद से देगा, इंडिकेट्स एंड पॉइंट। एंड इंटरनल इंडिकेटर्स में रिएक्शन मिक्सचर में डायरेक्टली ऐड किए जाते हैं, एग्जांपल में डाइफेनिलामाइन या फेरोइन। और एंड
एनफिनाइलैंथ्रेलिक एसिड जो आप देख रहे हो यहाँ पे डाइक्रोमेट्री में, ठीक है। एक्सटर्नल इंडिकेटर्स में रिएक्शन मिक्सचर के बाहर टेस्ट किया जाता है पोटेशियम फेरिक साइनेट, एंड स्टार्च इंडिकेटर आइडोमेट्री और आइडीमेट्री में, ठीक है। ब्लू कलर अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस दिखता है। तो ओवरऑल अपरेटस में हमें ब्यूरेट, पिपेट, कोनिकल फ्लास्क, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क एंड मेजरिंग सिलेंडर, फनल, एनालिटिकल बैलेंस, वॉश बॉटल, ग्लास रॉड एंड वाइट टाइल, ये सारी चीज़ें चाहिए। अभी रही बात इसके प्रोसीजर की, तो ये मैं आपको आपके नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा डिटेल प्रोसीजर प्रॉपर, वैसे विजुअल फॉर्म में, डायग्रामेटिक फॉर्म में मैं आपको बताऊंगा सैम्पल सॉल्यूशन कैसे रेडी किया जाएगा, कैसे एनालाइट पिपेट से लेंगे, कैसे क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें। तो ओके, तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। जनरल प्रोसीजर हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, एडवांटेजेस क्या होंगे, डेट्स लिमिटेशंस, ये सारी चीज़ें ख़त्म करके ग्राविमेट्रिक एनालिसिस पे आ जाएंगे। सो थैंक यू एंड वेलकम, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में।